नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भारत दुनिया का अग्रणी बाजरा उत्पादक देश है और अपने राज्य में बाजरा की खेती असिंचित और सिंचित क्षेत्रों में खरीफ ऋतु में बड़े पैमाने पर की जाती है, जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कम खाद उर्वरक में किसानों को अनाज के साथ साथ चारे की अच्छी उपज देती है। तो जो किसान भाई बाजरा की उन्नत खेती करना चाहते हैं, वे इसकी खेती में कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करें, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। जिन किसानों के पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर जो किस्म अपने क्षेत्र के अनुकूल हो, वो ही किस्म चयन करें और उन्हीं किस्मों का चयन करके बुआई करें। किसान भाइयों, बाजरे की फसल से अधिक उपज लेने के लिए आप HHB 67, RHB 121, RHB 172, RHB 154, RHB 177, MPMH 17 में से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई के काम में ले सकते हैं। इसकी औसतन दाने की उपज 24 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा सूखे क्षेत्रों के लिए बाजरे की उन्नत किस्में RHB 154, RHB 177 बुआई के काम में लाएं। इनकी औसत उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई विशेष रूप से फसल बोने से पहले उस फसल के आवश्यकता का पोषक तत्वों का प्रबंधन समुचित रूप से बुआई से पूर्व करें, जिसे हम बेसल डोज के रूप में या बुआई पूर्व के रूप में के नाम से हम बोलते हैं। इनमें मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों की पर्याप्त मात्रा में जितनी उस खेत को आवश्यकता है, इसका निर्धारण मिट्टी की जांच की रिपोर्ट के आधार से करें। और जो मिट्टी की जांच से जितना पोषक तत्व आपके खेत में बाजरे की आवश्यकता के अनुसार कम है, उसकी संतुलित मात्रा में बुआई करने से पहले ऊर कर देवें। बाजरे की खेती के लिए उर्वरक की बात करें तो इसका प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही करना चाहिए। सामान्य तौर पर असिंचित दशा में यूरिया 130 किलो और SSP 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। जो किसान भाई सिंचित दशा में बाजरे की बुआई करना चाहते हैं, वो यूरिया 100 किलो और SSP 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर बुआई कर सकते हैं। बाजरे की बुआई के लिए खेत की तैयारी, पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें। इसके बाद 1 से 2 बार कल्टीवेटर से खेत की जुताई कर पाटा लगाकर खेत को समतल करके तैयार कर लेना चाहिए। बाजरे के बीज को आमतौर पर 400 ग्राम से 500 ग्राम एक कच्चे बीघे में, यानी 4 किलो से 5 किलो तक प्रति हेक्टर किसान उपयोग लेते हैं। बीज का उपचार भी निश्चित रूप से करेंगे। जितना बीज उपचार किया जाएगा, आगे की फसल पूरे पैदावार तक, कटाई तक वो सुरक्षित रहेगी, रोगों से बच के रहेगी। इसलिए किसान भाई विशेष ध्यान रखें बीज उपचार का। बीज उपचार अवश्य करें। बाजरे की बुआई सीड ड्रिल से करनी चाहिए और इसकी बुआई में कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर है। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखें, क्योंकि बाजरे का बीज छोटा होता है। यदि इसकी बुआई ज्यादा गहराई पर करेंगे तो बीज उग नहीं पाएगा। बाजरे की फसल में खरपतवारों की समस्या भी गंभीर रहती है। इसके लिए आप एट्राजीन खरपतवारनाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करें। किसान जब भी बारिश हो 20 और 30 दिन के बीच में, उस समय जहां अधिक पौधे हों उनको उखाड़ें और जहां खाली खेत रह गया है वहां उनको पुनः स्थापित करें। इसके बाद निराई गुड़ाई करें और निराई गुड़ाई के बाद जहां कहीं आवश्यकता महसूस हो वहां नाइट्रोजन का उपयोग, आधी नाइट्रोजन पहले और आधी नाइट्रोजन जो शेष रह गई उसकी बरसात के साथ या सिंचाई के साथ 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने के बाद जब प्रथम सिंचाई हो या
उस समय बरसात आए उस समय उसमें शेष मात्रा और लगभग यहाँ औसतन 5 किलो प्रति कच्चे बीघे या 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई छिड़काव करते हैं और इससे फसल में बहुत अच्छी चमक आती है, रौनक आती है और उत्पादन से चारे का और अनाज का दोनों का बहुत अच्छा होता है। इस तरह से यदि अपन तकनीकी तरीके से बाजरे की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से अनाज का उत्पादन भी अच्छा होगा और चारे का उत्पादन किसान को बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे किसान को संपन्नता होगी। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि देश के बहुत से हिस्सों में बिजली की गंभीर समस्या है। समय पर बिजली नहीं रहने से किसान अपनी फसलों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही बिजली का बिल भी अधिक आता है। तो इन सभी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है सोलर पावर। इसे किसान अपने स्तर पर आसानी से लगवाकर खेती से भरपूर पैदावार ले सकते हैं। आज किसान भाइयों के बीच में मैं सौर पैनल के बारे में कुछ जानकारियां लेके आया हूं। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो सूरज से प्राप्त होती है, कभी खत्म ना होने वाली एक ऊर्जा है, जिसको हमारे तकनीकी भाषा में सौर पैनल के माध्यम से उपयोग कर उसका विभिन्न क्षेत्रों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। बिजली से चलने वाले जो भी उपकरण आज हमारे बीच में हैं, उन्हें हम सौर पैनल से जोड़कर सिंचाई यंत्र, ड्रिप इरिगेशन, ग्रीन हाउस खेती जो पूर्णतः सौर पर निर्भर है, तो इस तरीके से आज ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहां सौर पैनल का उपयोग हम न कर सके। तो सौर पैनल जब हम लगाते हैं तो किसी कंपनी का हम लेते हैं जब, तो उसके पावर के अनुसार अपने पंप की कैपेसिटी के अनुसार उसके पैनल लगाए जाते हैं। उन पैनलों का डायरेक्शन जो होगा तो सूरज की रोशनी की ओर होता है। जल पंप को चलाने के लिए जो सौर पैनल है तो सूरज की रोशनी को अवशोषित कर उसको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और विद्युत ऊर्जा हमारे कंट्रोलर पैनल के द्वारा मोटर को पावर सप्लाई दी जाती है और उसके बाद मोटर पंप उसी तरीके से कार्य करता है जैसे हम विद्युत करंट देने से हमारी मोटर काम करती है। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आपकी विद्युत मोटर 2 हॉर्स पावर की है तो उसे 2 किलोवाट के सोलर पैनल से आसानी से चलाया जा सकता है और यदि आपकी मोटर 5 हॉर्स पावर की है तो उसके लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर विद्युत मोटर उपलब्ध है
तो इसके लिए आपको अलग से कोई विशेष प्रकार की मोटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोलर पैनल द्वारा उत्पादित करंट डीसी होता है, जबकि हमारी विद्युत मोटर एसी करंट से चलती है। अतः इस डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करने के लिए पीएफटी नामक एक उपकरण लगाना पड़ता है। इसे हम विद्युत मोटर में लगाते हैं। ये सोलर पैनल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर किसान इसे बंद करना भूल ही जाए तो ये एक निश्चित समय के उपरांत स्वयं बंद हो जाता है और अगले दिन फिर से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अब जल पंप के रख रखाव की बात करें, उसमें ज़्यादातर पैनलों में डस्ट आ जाती है, तो उसको आप बीच बीच में साफ़ करते रहें। या ठंड के सीज़न में उसमें ओस की बूंदें आती हैं तो उनको साफ़ कर दें। और जो उनमें वायरिंग की गई होती है तो उनको खुला ना छोड़ें, क्योंकि कई बार चूहे उनको काट देते हैं और जिससे कि हमारा पूरा पैनल ख़राब हो जाता है और हमको काफ़ी दिक्कत होती है उसको रीस्टार्ट करने में। तो खुली वायरों को आप उसको ढक के रखें, चूहों से सुरक्षित रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्रों में आप जाकर इसकी विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी पालन आज के दौर में किसानों की आय बढ़ाने का एक अच्छा विकल्प है। इस व्यवसाय से किसान अपनी आय दोगुनी से तिगुनी कर सकते हैं। बस जरूरत है इसे वैज्ञानिक तरीके से करने की, क्योंकि व्यवसायिक दौर में अच्छी कमाई करने के लिए मौसम के अनुसार देखरेख काफी आवश्यक है। अब बरसात का मौसम है, इसलिए इस मौसम में बकरियों की देखरेख और प्रबंधन किस तरह से करें, आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर विश्वजीत राय से। बरसात में बकरियों को कैसे रखरखाव किया जाए और इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बकरी जो है, सबसे ज़्यादा जो बकरी की मौत होती है ये बरसात और ठंड के टाइम होती है। बाकी समय पे बकरी को पालने में और पालन पोषण करने में इतना दिक्कत नहीं आती है जितना बरसात और ठंड में होती है। जो अभी जो बरसात का सीजन चल रहा है, तो बरसात में कुछ चीज़ हम बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय में भी आप बकरी पालन से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनका आवास प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। क्योंकि बकरी का आवास है बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी हमेशा पसंद करते एक सूखा जगह है और बकरी, इसीलिए आप देखेंगे पानी अगर बरसता है तो बकरी कभी पानी में रुकता नहीं है, वो शेल्टर ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं, पेड़ के नीचे, नहीं तो कोई बिल्डिंग के नीचे छुप जाती है, बरसात से बचना चाहती है। तो बकरी का एक नेचुरली, ये बकरी अगर भीग जाती है पानी में तो उसको तुरंत कमरे में बंद ना करें, उसको पहले एक अच्छे से पोंछ दे और बाहर छोड़ दे, सूख जाए ऐसे हवा चलने से, उसके बाद उसको अंदर डालिए। तो इसको रोकने के लिए पहले तो उसका आवास है ऊंचा होना चाहिए, जिसमें मॉइस्चर ट्रैप ना हो, गीला ना हो, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर नहीं है, उसको जिस शेड में आप रखते हैं उसको चारों तरफ खोल दीजिए, अच्छे से सूख जाए। अगर समय समय पे चूना डाल दीजिए, जिससे चूना एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। पानी का जो शेड के आसपास जो ढलान है, वैसे ढलान रखे जो पानी रोक ना पाए, तो उसको रोकने के लिए वो चारों तरफ उसका ड्रेन वगैरह है वो उसको साफ सफाई रखे। साथ ही उसके चारों तरफ जो घास वगैरह उगते हैं, जो खरपतवार है, उसको भी अच्छे से साफ कर दे, क्योंकि जो बीमारी आती है ये परजीवी बीमारी आता है परजीवी से, वो परजीवी उसी घास में छुपते हैं और नहीं तो वो दीवार के अंदर छुप जाती है। तो दीवार को अच्छे से पुताई कर दे समय समय पे चूने से और दवाई से छिड़कते रहे, जिससे वो जो कीड़े मकोड़ा है वो उसने ना रोके। किसान भाइयों, अभी आपने बकरियों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बरसात के मौसम में बकरियों के आहार प्रबंधन के बारे में। बकरी क्या खाने में सबसे ज़्यादा पसंद तो करते हैं पत्तियाँ, और बरसात में जो चारा उगते हैं उसको भी पसंद करते हैं। तो इसमें जरूर ध्यान दे, जो जब पानी गिर जाता है तुरंत उसके बाद बकरी को ना छोड़े, पानी थोड़ा झड़ जाए पत्ते से उसके बाद छोड़ दीजिए, जो जिससे क्या उसका आहार संतुलित रहेगा और जो पानी खाने में मतलब उसके डाइट में कम आएगा। और दाना अगर देते हैं, दाना में बकरी में खास तरह जो खली देते हैं बकरी का दाने में, वो है ग्राउंडनट केक में जो मूंगफली वाला दाना देते हैं, और वो बहुत जल्दी फंगस पकड़ता है बरसात में, उससे अफ्लाटॉक्सिकोसिस हो सकता है। बकरी में ये बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए बिल्कुल इसमें ध्यान दे, कोई भी खली बकरी को जब खिला रहे हैं तो उसको अच्छे से देख ले, जो उसके अंदर कोई
फंगस वगैरह ग्रो ना हो। अगर हुआ है तो उसको निकाल दीजिए। उसका जो दाना बनाते हैं वो फ्रेश कोशिश करें, जो फ्रेश डेली का डेली दाना बने और बकरी को खिलाया जाए। और दाना बनने के बाद इस जगह ऐसे जगह पे रखा जाए जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना आए, बिल्कुल सूखा रहे, उसके बाद ही बकरी को खिलाया जाए। और साथ ही में बकरी जो है जो दाना है वो थोड़ा सा बड़े साइज का दाना पसंद करते हैं। उनको बिल्कुल डास्ट वाला दाना मत खिलाए, दलिया जैसे दाना बनाए जिससे बकरी को खाने में भी आसान रहे और वो अच्छे से खा ले। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो पानी है, क्योंकि पीने का पानी अगर स्वच्छ नहीं है तो जानवर स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो इसीलिए बकरी जहाँ पे पानी पीता है उस नाद को हर 15 दिन में उसको अच्छे से साफ़ करे। अगर उसके अंदर एल्गी वगैरह ग्रो होता है जो हरे कलर का होता है उसको ब्रश से अच्छे से साफ़ कर दे और चूने से अच्छे से पुताई कर दे हर 15 दिन में। उसके साथ साथ पानी को हर दिन बदल दे, डेली बदल दे। और जो बचा हुआ पानी है उससे निकाल दे नाद से, दूसरे दिन फिर से नया पानी डाले, जिससे एक जानवर को एक स्वच्छ पानी मिलता रहे और जानवर स्वस्थ रहे। यही सब बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे तो आपका बकरी स्वस्थ रहेगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दानपुर जिला भीलवाड़ा के बजरंगी लाल ने। आपने टमाटर की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे कौन कौन से कीट आ सकते हैं और हम उनका बचाव कैसे करें। इसमें एक सफ़ेद मक्खी जो एक रस चूसक कीट है उसके आने की बहुत संभावना है। ये जो सफ़ेद मक्खी है ये रस चूसक कीट है। ये जो पौधे की कोमल पत्तियां और टहनियाँ होती है वहाँ से रस को चूसती है और पौधे को थोड़ा हल्का कर देती है, जिसके कारण पौधा आगे बढ़ नहीं पाता है और वो थोड़ा सा झाड़ीनुमा हो जाता है। तो ये रस चूसता तो है ही, लेकिन उससे भी ये खतरनाक है कि ये वायरस को फैलाता है। जब इस पौधे में वायरस फैल जाता है तो इसकी जो पत्तियां है वो पीली पड़ जाती है, वो सिकुड़ जाती है, थोड़ी सी क्रिंकल हो जाती है और पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हम जो डाइफेंथुरोन 50 WP आता है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या इमिडाक्लोप्राइड 17.8 SL 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से अपन पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं और इस कीट के प्रभाव से हम बच सकते हैं। किसान भाइयों, इन दवाओं को छिड़काव के साथ ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें ताकि आगे ये रोग टमाटर की फसल में नहीं फैल पाए। अगर आप इन सभी को करते हैं तो इस रोग से टमाटर की फसल को खराब होने से बचा सकते हैं। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट फलों के अंदर घुसकर गूदे को खाता रहता है, जिससे फल काणे हो जाते हैं, जो कि फल किसी काम के नहीं रहते। ऐसे फलों का मंडी में भी किसानों को कोई बाजार भाव नहीं मिल पाता और इस कीट के अधिक आक्रमण के कारण कभी कभी तो किसानों को टमाटर की फसल में लगाई गई लागत भी निकालना मुश्किल हो जाती है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कीट के नियंत्रण के लिए समय रहते उचित कदम उठाएं ताकि इस होने वाली हानि से आप बच सकें और टमाटर का गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिल सके। मैं इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारा जैव आधारित कीटनाशी है NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, उसका 112 LE प्रति बीघा के हिसाब से शाम के समय इसका छिड़काव करें। और जो BT है जो एक बैक्टीरिया है उसका 300 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से इसका छिड़काव करें। ध्यान रहे किसान भाई, इन दोनों जैव आधारित कीटनाशकों का हमेशा उपयोग शाम के समय इसका छिड़काव करें। इसका दोपहर में या धूप के समय कभी नहीं करें। इसके अतिरिक्त हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि स्पाइनोसेड 45 SC 0.3 ml पर लीटर या एमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 0.5 ग्राम पर लीटर या इंडोक्साकार्ब 1 ml
पर लीटर या फ्लूबेंडामाइड का स्प्रे हम इस कीट के नियंत्रण के लिए खेत में प्रयोग करके कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उर्वरकों की शुद्धता जांचने का सही तरीका, एकीकृत मछली पालन से बढ़ेगी किसानों की आय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।